1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत में 565 प्रिंसी स्टेट मौजूद थी। 200 प्रिंसी स्टेट उन्हें कहा जाता है, जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल नहीं था, बल्कि वहाँ के राजा महाराजा और नवाब वहाँ पे राज किया करते थे। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों के टाइम पे राजा महाराजा राज किया करते थे, ऐसा ही था पहले। वहाँ का डायरेक्ट रूल वहाँ के नवाब और राजा महाराजा संभालते थे। ब्रिटिश में उनके विदेशी मामले में दखल देते, बाकी अंग्रेज मामले वही संभालते थे। ऐसे बाहर में 565 प्रिंसी रियासतें मौजूद थी। जब भारत आज़ाद हुआ, लगभग सभी रियासतों ने भारत के साथ मिलने में हाँ कर ली, लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत के मिलने से मना कर दिया, जिसमें पहली थी भोपाल, दूसरी कश्मीर, तीसरी जूनागढ़ और चौथे पे आती हैदराबाद। दोस्तों, भोपाल ने मना करने पर बाद में सरदार पटेल और नेहरू को कहने पर भोपाल भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद कश्मीर, जिसने एक स्वतंत्र देश की मांग करी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के हमला करने के बाद उसने भारत के साथ मिलने में हाँ कर ली, लेकिन जब तक आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया था। उसके बाद आता है जूनागढ़। दोस्त, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए हाँ कर लिया, वो तैयार हो गया था, लेकिन वहाँ जूनागढ़ के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, इसलिए उन्होंने खूब विरोध करा और सरदार पटेल की मेहनत के कारण जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। बाद में जूनागढ़ के नवाब जूनागढ़ छोड़ के पाकिस्तान भाग गए। अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। दोस्तों, हैदराबाद जो कि आज के समय बस एक सिटी है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, लेकिन दोस्तों उस समय हैदराबाद एक पूरी रियासतें थी, जिसके अंदर आज का पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है, और उसके अलावा भी कई कर्नाटका और आसपास के राज्यों के कुछ से भी इसके अंदर आते थे। दोस्तों, उस समय ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, जो कि दिल्ली के बराबर है, जिस पर राज करते थे मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद का आखिरी निज़ाम। दोस्तों, निज़ाम का मुग़लों के समय ही आना शुरू हो गया था, लेकिन जब औरंगजेब की मौत हुई, तब पहले निज़ाम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपनी रियासतें करी। दोस्तों, वैसे तो हैदराबाद में 8-9 निज़ाम आए हैं, लेकिन सबसे आखिरी का निज़ाम मीर उस्मान अली खान सबसे ख़ास थे, क्योंकि उन्होंने जो जितनी संपत्ति वगैरह बनाई है, उतनी संपत्ति उनके बाप दादा वगैरह कोई नहीं बना पाए, और उन्होंने अपने दम पर ही हैदराबाद को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक कर लिया था। उनके समय हैदराबाद के पास पैसों वगैरह कोई कमी नहीं थी, और भी कई चीज़ें जो वो हैदराबाद के निज़ाम ही कर पाए थे। आज वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मीर उस्मान अली खान का जन्म 1884 को हैदराबाद रियासत में हुआ था। वो 1911 में हैदराबाद के निज़ाम बने थे, लेकिन निज़ाम बनने से पहले ही उनका आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा ध्यान था। दोस्तों, बात करें उनके बारे में, तो हैदराबाद के निज़ाम बनने से पहले ही उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता था। दोस्तों, बात करें उनके बारे में, 1937 में वो 185 कैरेट हीरा, जिसकी कीमत आज के समय 800 करोड़ है, वो बस पेपर वेट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, 1937 में जब उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ, तो पता चला कि उनको कुल प्रॉपर्टी $235 बिलियन की है। दोस्तों, जो कि आज के समय मुकेश अंबानी और गौतम अदानी इन दोनों से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, बात करें उनके बारे में, आज अगर उनके परिवार के किसी एक सदस्य के पास अगर उनकी सारी संपत्ति होती, तो आज वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान होता। दोस्तों, मीर उस्मान अली की बात करें, वो इतना ज़्यादा अमीर थे कि उन्हें भारत इतिहास का सबसे अमीर आदमी भी कहा जाता है। इसके अलावा वो इतिहास के 5वें सबसे अमीर इंसान थे। कई लोगों को सवाल होगा कि मीर उस्मान अली खान के बाप दादा बस एक नवाब थे जो बस हैदराबाद रियासत पर राज किया करते थे, तो आखिर मीर उस्मान अली खान इतने अमीर कैसे बन गए, किस तरह वो दुनिया से सबसे अमीर आदमी बने। दोस्तों, इसके लिए उन्हें शुक्रिया करना चाहिए गोलकोंडा खदान का। दोस्तों, गोलकोंडा खदान जो कि भारत की सबसे बड़ी खदान भी है। दोस्तों, उस समय वो हैदराबाद रियासत में आया करती थी, और आपको जाकर हैरानी होगी कि हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान भी थी, जिसका कारण
मीर उस्मान अली खान ने उस खदान में हीरे बेचकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, जिस कारण उनके पास इतना पैसा था। दोस्तों, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय मीर उस्मान अली खान के पैसे वगैरह कोई कमी नहीं थी। उनके पास सेना, बहुत बड़ी सेना कर ली थी उसने पैसों के दम पर। इसलिए हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया और वो एक अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, जिसमें बस उनका ही राज था। लेकिन उसके लिए जवाहरलाल नेहरू तो उसके लिए हाँ कर दी थी, वो उसके लिए तैयार हो गए जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सरदार पटेल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको पता था कि हैदराबाद भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हैदराबाद बाद में कैंसर की तरह काम करेगा भारत में। इसलिए सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया जवाहरलाल नेहरू को बताए बिना ही, और 5 दिन तक ये हैदराबाद और भारत के बीच युद्ध चला, जिसके बाद 5 दिन में हैदराबाद पूरी तरह से हार गया और मीर उस्मान अली खान ने भारत के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया और इस तरह पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हैदराबाद के निज़ाम अगर इतने ज़्यादा अमीर थे तो आखिर उनके परिवार से आखिर कोई भी इतना ज़्यादा अमीर क्यों नहीं है, और उनके परिवार में आखिर पैसों में नाम क्यों नहीं चलता आज के समय भारत में। तो दोस्तों, बात करें इनके बारे में, तो जब हैदराबाद भारत के साथ विलय हुआ था तो भारत सरकार ने निज़ाम के आधे से ज़्यादा संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। हाँ दोस्तों, इस कारण हैदराबाद के निज़ाम के आधे से ज़्यादा संपत्ति सरकार ने ही छीन ली, जिससे उनकी संपत्ति कम हो गई। और बात करें उनकी दूसरी वजह की, तो दोस्तों उनके हैदराबाद के निज़ाम की 3 पत्नियां थीं, जिससे उन्हें 34 बच्चे हुए थे, जिसमें 18 लड़के और 16 लड़कियां भी थी। और उनकी संपत्ति जो बच्ची थी वो उन 34 बच्चों में बट गई। और दोस्तों, आज के समय जो चल रहा है साल, आज के समय हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान की लगभग 7वीं पीढ़ी, 6ठी या 7वीं पीढ़ी हैदराबाद पे राज कर रही है, रह रहे हैं। तो दोस्तों, 6-7 पीढ़ी आते आते उनकी संपत्ति 34 से कम, 34 के बाद भी बढ़ती गई और आज के समय उनकी संपत्ति बहुत कम बच चुकी है। आप दोस्तों ये मान के चलिए, आप जाओ हैदराबाद में जाओगे तो ज़्यादातर उनके वंशज जो है छोटी मोटी नौकरियां या फिर दुकान लगा के बैठे हैं, जिनके दादा परदादा एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। आज उनके वंशज छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा चला रहे हैं। उनके परिवार के बस कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आज सक्षम है और विदेशों में आराम से जी रहे हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग हैदराबाद में ही कुछ छोटे मोटे नौकरी करके अपना जीवन निकाल रहे हैं।